हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के लिए, खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, इंटीग्रल्स के लिए, यानी 12th क्लास में 11th क्लास में सभी में बहुत काम आने वाला है, प्लस कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आने वाला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना कि क्या क्या इसके अंदर आपको दिया हुआ है। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन समझना है आपको और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, कहां पर परमुटेशन यूज होगा, कहां पर कॉम्बिनेशन यूज होगा, क्या फैक्टोरियल होता है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, सब कुछ डिटेल में सीरीज में हम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स के बारे में। आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल पर, तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जो अब तक चैनल पर नहीं आए उनको भी चैनल पर लेकर आइए, ताकि वो भी चैनल का पूरा बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं चैनल, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमें कुछ ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, जैसे 10 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, या फिर कुछ लेटर्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, उनकी हमें ग्रुपिंग करनी होती है। उनको ग्रुपिंग करके हमें ये पता करना पड़ता है कि अगर हम उनको इकट्ठा करें, उनको ग्रुप करें, तो उससे हम कितने अलग अलग तरीक़ों से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। हमारे पास मान लो 3 अल्फ़ाबेट है, उन 3 अल्फ़ाबेट से एक वर्ड बन गया हमारा ABC, एक बन गया CAB, एक बन गया CBA। इस तरह से हमें ग्रुपिंग करनी होती है। अब वो ग्रुपिंग कैसे कैसे करनी है, कब परमुटेशन यूज़ करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का जो रोल होता है इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो क्या रोल होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब हो गया, कह रहा था फैक्टोरियल n रिटर्न एज, इसको हम जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर n के ऊपर जैसे एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है ना, इस तरह का साइन डाल देते हैं, या फिर हम ऐसे साइन डाल देते हैं, या फिर हम ऐसे, ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं ऐसे n। तो नॉर्मल अब बुक में आप देखोगे ना, किसी किसी बुक में ऐसे दिखा हुआ, किसी बुक में हम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, पर हम ज़्यादातर हम यही वाला सिंबल यूज़ करेंगे, तो क्योंकि लिखने में थोड़ा सा आसान रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो हमने लिखा यहाँ पर द फैक्टोरियल n को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब 1 को भी लेना है और n को भी लेना है। 1 से स्टार्ट करके n तक जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं, उन सब का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल जैसे ले रखा है इसने 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को इसने लिखा, 5 से स्टार्ट कर दिया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब हमें 1 तक पहुंचना है। 5 से स्टार्ट, जो भी यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा हुआ है उससे स्टार्ट करके और हमें 1 तक पहुंचना है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ऐसे 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हम फैक्टोरियल लिखेंगे, तो फैक्टोरियल लिखते समय हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा 1 तक ही जाना पड़े, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मान लो सपोज कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आ जाए कि ऊपर तो है 10 फैक्टोरियल और नीचे है 8 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहें भाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे सॉल्व किया। नीचे 8 फैक्टोरियल है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये देख रहे हो, जो नीचे वाला ये जो पूरा पोर्शन है, ये तो इससे कट ही जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा काम ना करके हम फैक्टोरियल में ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 10 को मैंने लिखा 10, 9, अब मेरे को पता है नीचे 8 फैक्टोरियल मुझे काटना है, तो मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप कर दूंगा 8 फैक्टोरियल पर। अगर आप बीच में कहीं भी स्टॉप कर दे हो तो फैक्टोरियल का साइन लगा देना है। जैसे हम 6 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, मान लो मेरे को लिखना है सिर्फ 4 तक, मैं तो लिखूंगा 6 × 5 × 4, लगा दिया हमने फैक्टोरियल। तो जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि आपको जहाँ भी स्टॉप करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पर स्टॉप कर दो, लेकिन फैक्टोरियल का साइन लगा दो। अब नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, अगर हमारा काम शॉर्ट में हो सकता है
तो हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से आप जितने भी मतलब फैक्टोरियल है ना, जितनी फैक्टोरियल की वैल्यू है, सारे नंबर्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब इसमें एक टर्म आती है आपके पास 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है, और अगर हम 0 फैक्टोरियल करें ना तो ये भी 1 के बराबर ही होता है। अब इसका लॉजिक आपको थोड़ा परमुटेशन जब मैं करा दूंगा तब समझाऊंगा कि इसके प्रूफ के साथ कि ये 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर 0 फैक्टोरियल आएगा तो उसको आपको 0 नहीं लिखना है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझेंगे, साथ में यहाँ पर समझेंगे कि कब आपको प्लस का साइन लगाना है, कब आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। बहुत से स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब प्लस का साइन आएगा, कब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, पता ही नहीं चलता। अब पता नहीं चलता तो भाई आप क्वेश्चन जब करोगे तो मल्टीप्लाई लगाना होगा, प्लस लगा दोगे, प्लस लगाना होगा, मल्टीप्लाई लगा दोगे, तो आंसर तो नेचुरल है, फिर गलत आना ही आना है। तो इस पूरी वीडियो में आपका ये डाउट डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। 1% भी आपका डाउट नहीं बचेगा कि कहां पर प्लस का साइन लगाना है और कहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। तो सबसे पहले हम इसी चीज से स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है और एडिशन प्रिंसिपल क्या है। अगर ये आप समझ गए तो यकीन मानो आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगी कि यहां पर प्लस क्यों आया और यहां पर मल्टीप्लाई क्यों आया। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप करोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको प्लस या मल्टीप्लाई का साइन समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन रूल या एडिशन रूल, हम दोनों को इकट्ठा समझते हैं कि क्या यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है। आउटिंग का प्लान बनाया तो कपड़े भी हमें थोड़े बहुत खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। नई जगह जाते हैं तो कुछ उस हिसाब से कपड़े वगैरह लेना पड़ता है, कुछ एसेसरीज भी लेनी पड़ती है। तो सपोज आपके फादर ने आपको ऑप्शन दिया कि भाई घूमने जा रहे हैं, तो अब घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा हैट वेट लगा लेंगे और थोड़ा गोगल्स वोगल्स लगा लेंगे, बढ़िया से टिंच होके जाएंगे। हाँ जी ठीक है जी। पापा ने ऑप्शन दिया तो भैया फिर नेचुरल है, फिर तो मन लल जाएगा कि चलो ये ले लेते हैं। तो पापा ने ऑप्शन दिया कि भाई एक शॉप के ऊपर गए और वहां पर आपको दिखाई दिए भाई 3 बढ़िया बढ़िया हेड दिखाई दिए, ठीक है। हेड दिखाई दिए और बढ़िया बढ़िया गोगल्स हैं। तो वहां से फादर ने क्या करा, 3 आपके लिए हेड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 3 हेड सेलेक्ट करे और 2 गोगल सेलेक्ट कर लिए। अब पापा ने चॉइस दी भाई आपको कि एक हेड ले लो और एक गोगल्स ले लो, तो आप अपना कॉम्बिनेशन मान लो कि भाई किस हेड के साथ आपको कौन सा गोगल्स जो है वो पसंद आ रहा है, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लो। अब लेकिन वही ना कि लालच तो आ ही जाता है। अब लालच आ ही जाता है तो भैया देखा कि आज पापा मेहरबान है तो चलो पॉकेट अच्छी तरह ढीली करा दी जाए। तो आपने क्या करा कि भाई हेड देखे भाई, तो पापा तीनों हेड बहुत बढ़िया लग रहे हैं तीनों हेड, और गोगल्स है ना ये तो दोनों के दोनों एकदम क्लास गोगल है। मैं इसको ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के पहनूंगा, कभी इस हेड के साथ ये वाला गोगल, कभी इस हेड के साथ ये वाला गोगल, इस तरह से मस्त कॉम्बिनेशन बना के पहनूंगा पापा। तो हम ऐसा करते हैं भाई 3 हेड भी ले लेते हैं और दोनों गोगल्स भी ले लेते हैं। और पापा सन भैया मैंने तो ऑप्शन दिया था एक का, और यहाँ तो ये तीनों के तीनों ही ले रहा है, दोनों के दोनों गोगल्स ले रहा है। तो आपने बताया कि पापा देखो ऐसे मैं पहनूंगा कि भाई जो मैंने हेड 1 है या तो इसके साथ मैंने पहले वाला गोगल लगा दिया, देखो मस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम ऐसा करेंगे कि भाई हेड 1 के साथ गोगल 2 लगा के देखा तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर ऐसे ही हमने हेड 2 के साथ लगा के देखा, हेड 2 के साथ गोगल 1, हेड 2 के साथ गोगल 2, हेड 3 के साथ गोगल 3 और हेड 3 के साथ गोगल 1 और हेड 3 के साथ गोगल 2। तो इस तरह से आपने ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। ये बताया कि बात आप मुझे 2 ही चीज़ दिला रहे हो, लेकिन मैंने 6 चीज़ बना ली अपने लिए। और पापा भी थोड़े खुश, यार मैं तो 2 चीज़ दिला रहा हूँ और बेटा जो है 6 चीज़ें बना रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि बेटा यहाँ पर कुछ कर रहा है, कुछ कलाकारी कर रहा है। कि क्या कलाकारी कर रहा है कि भाई वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाकर 2 चीज़ दिलाई है, 2 चीज़ से वो 6 चीज़ बना रहा है, ठीक है। एक हेड के साथ ये वाला गोगल, एक हेड के साथ ये वाला गोगल। तो पापा भी खुश है, चलो बेटा भाई समझदार हो गया है, 2 चीज़ दिला रहा हूँ, 2 चीज़ की जगह ये 6 चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास 3 हेड आए और 2 गोगल आए, तो उससे आपने नंबर ऑफ ऑप्शंस बना लिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपने बना लिए कि भाई मैं इस हेड के साथ ऐसे, इस हेड के साथ ऐसे। तो यही होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहां पर आपने क्या किया, तीनों के 3 हेड भी ले लिए और दोनों के दोनों गोगल्स भी ले लिए, 3 हेड भी ले लिए और दोनों के दोनों गोगल्स भी ले लिए। तो आपके पास टोटल मिलाकर बन गया यहां पर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज 2 थिंग्स, ये बन गया आपके पास 6,
तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप एक ऑप्शन ले रहे हो, चूज कर रहे हो, दूसरा ऑप्शन भी चूज कर रहे हो, दोनों ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो उसको करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे यहां डेफिनेशन में बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, इफ सर्टेन थिंग्स मे बी डन इन m डिफरेंट वेज, किसी एक चीज को हमने m डिफरेंट वे से करा, m हमारे पास यह हो गया 3 यहां पर, एंड व्हेन इट हैज बीन डन, जब वो कंप्लीट हो गया, हेड खरीद लिए, ठीक है, हेड खरीद लिए, ए सेकंड थिंग कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज, तो आपने दूसरी चीज को n डिफरेंट वे से खरीद लिया, यानी दोनों गॉगल्स थे, दोनों के दोनों खरीद लिए, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली इज इक्वल्स टू m इंटू n। तो यहां पर जो दोनों चीज आपने साथ साथ खरीद ली, तो आपके पास कितने ऑप्शंस बन गए, आपके साथ बन गए 3 इंटू में 2, यानी टोटल मिलाकर बन गए 6। अब सिचुएशन थोड़ा दूसरा हम ट्विस्ट करते हैं। अब सिचुएशन पापा ने समझ में आ गया कि भैया इसको ऑप्शन देना ना ज्यादा बेकार है, नहीं तो एक कबाड़ा कर देगा। अब पापा ने क्या करा कि भाई मैं तेरे को बोल रहा हूं कि 3 हेड तेरे पास है और 2 गॉगल्स तेरे पास है, इसमें से कोई एक चीज तुझे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, चाहे तो हेड कर ले सिलेक्ट या गॉगल्स कर ले सिलेक्ट, लेकिन एक ही चीज सिलेक्ट करनी है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बने, आपने ऐसे कर सकते हो कि आप तो हेड 1 चूज कर सकते हो, या हेड 2 चूज कर सकते हो, या हेड 3 चूज कर सकते हो, या गॉगल 1 चूज कर सकते हो, या गॉगल्स 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही कर सकते हो जब एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि पापा भी समझदार हो गए कि बेटा चंपी लगाने में लगा पड़ा है, तो इसको चंपी लगाने नहीं देनी है, इसको भैया मुझे रेस्ट्रिक्ट कर देना है। तो भाई 3 आपको हेड दिखा दिए, 2 गॉगल्स दिखा दिए, कहता है एक ही लोगे, एक से फालतू लेने का कोई चक्कर नहीं है, या तो हेड ले लो या फिर गॉगल्स ले लो, लेकिन लोगे कोई एक चीज। अब आपके पास ऑप्शन क्या बने, अब आपके पास ऑप्शन बने टोटल 5। ठीक है, अब 5 ऑप्शन बने, तो इसमें क्या करना है आपको, जितने ऑप्शन आपको पहले मिले और जितने ऑप्शन आपको बाद में मिले, उसमें कर देना है आपको ऐड। 3 + 2 = 5। तो यहां पर देखो एडिशन रूल क्या कह रहा है, इफ देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव जॉब्स, अगर 2 ऑल्टरनेटिव जॉब्स है, मतलब या तो ये या फिर ये, which can be done in m ways and in n ways respectively, then either of 2 jobs can be done in m + n ways। तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर मोटा मोटा क्या समझ में आया कि जब आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं या 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, और वहां पर आपके पास चॉइसेस ये है कि आप या तो ये लोगे या ये लोगे या ये लोगे, यानी या मतलब और वर्ड आ गया, या तो आप ये लोगे या फिर ये लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऐड। अगर आपके पास आ जाता है कि आपको ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और वर्ड आ गया, मतलब हेड भी लेने हैं और गॉगल्स भी लेने हैं, तो वहां पर क्या करा हमने, वहां पर कर दिया मल्टीप्लाई। वहां पर क्या करा हमने, वहां कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये दोनों रूल आपको लगाने हैं, आपको देखना है क्वेश्चन में आपको एंड यूज करना है या और यूज करना है, आपको दोनों चीजें लेनी है या आपको दोनों में से कोई एक चीज लेनी है, ये आपको वहां पर डिसाइड करना है। और इसको डिसाइड करके आपको पता लगेगा कि आपको साइन मल्टीप्लाई का यूज करना है या फिर ऐड का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अब परमुटेशन में कहता है कि मान लो कि आपके पास कोई ग्रुप है एक, अब उस ग्रुप में आपको एक फोटोग्राफ कराना है। They approach the photographer and request him to take as many different photographs as possible with the person standing in the different position among us themselves। उन्होंने फोटोग्राफर को बोला कि भाई आप अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ लेना, अपनी अपनी पोजीशन चेंज करके हम लोग फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, कभी कोई खड़ा होगा, कभी कोई कहीं खड़ा होगा, तो इस तरह से हम फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। द फोटोग्राफर वांट्स टू कैलकुलेट हाउ मेनी फिल्म्स डज ही नीड टू एग्जॉस्ट ऑल पॉसिबिलिटी। तो अब फोटोग्राफर को चाहिए कि उसे कितनी फोटो ऐसे खींचनी पड़ेगी, कितने ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। मान लो हम 5 फ्रेंड हैं, अब हम पांचों फ्रेंड को एक फोटोग्राफ खिंचवानी है। तो पहली बार में मान लो मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, अगली बार मैं चाहता हूँ भाई मैं मिडल में खड़ा हो जाऊँ, फिर अगली बार मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं उस कॉर्नर पे चला जाऊँ। तो इस तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, फोटोग्राफर ये जानना चाहता है। तो ये जानने के लिए उसे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर उसे करना पड़ेगा परमुटेशन का कंसेप्ट। ठीक, अब परमुटेशन के कंसेप्ट में क्या कहता है कि द वेज ऑफ द अरेंजिंग और सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन आर कॉल्ड परमुटेशन। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, जब हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, जैसे फोटोग्राफी खींचना चाह रहा है, तो जब हम ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में जो ऑर्डर होगा वो इम्पोर्टेंट होगा,
ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ फोटोग्राफ में, बाकी मेरे 4 फ्रेंड इधर खड़े हैं, तो ये एक फोटोग्राफ हो गया। लेकिन अगर मैं अपना ऑर्डर चेंज करता हूँ, मैं अगर सेकंड वाले नंबर पर आ गया, तो सेकंड नंबर पर आने पर क्या होगा, फोटोग्राफ एक और बनेगी जिसमें मैं सेकंड नंबर पे खड़ा हूँ। अगर मैं मिडल में चला गया तो ऑर्डर फिर चेंज हुआ, ऑर्डर फिर चेंज होने से क्या होगा, फोटोग्राफ एक और बनेगी। तो जितनी बार ऑर्डर चेंज होगा उतने ही फोटोग्राफ और बनते जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटोग्राफ डिपेंड करेगा कि हमारा जो अरेंजमेंट है खड़े होने का वो किस तरीके का है। तो जब भी हम परमुटेशन करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास चीज़ें दे रखी होंगी उसमें उसका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट होगा। ऑर्डर हमेशा काउंट होगा। अगर ऑर्डर चेंज होता है तो ऑर्डर चेंज होने पर जो परमुटेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई 3 लेटर्स है, ठीक है, हमने 3 लेटर्स लिए, एक लेटर हो गया ए, बी और सी। अब मैंने कहा कि भाई इन 3 लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग है या नहीं है। तो एक वर्ड मैंने बना दिया यहां पर ए बी सी, तीनों को यूज किया। अब मैंने क्या करा, ए का ऑर्डर चेंज कर दिया। ए का ऑर्डर चेंज करने पर क्या बन गया, ये बी ए सी, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये बन गया बी सी ए, एक वर्ड ये बन गया। या फिर हो सकता है कि मैंने पहले सी को ले आया, सी ए बी, या सी बी ए, या फिर ए सी बी। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे हमने ऑर्डर चेंज करा है, इसमें से कोई सा ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर सेम हो, सब में ऑर्डर डिफरेंट है, सब में ऑर्डर डिफरेंट है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ परमुटेशन है, नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ वेज हाउ टू अरेंज, कितने तरीकों से हम अरेंज करते हैं उसी को बोलते हैं यहां पर परमुटेशन। तो यहां पर हम कितने तरीकों से अरेंज कर रहे हैं, ये 3 लेटर्स हमारे पास हैं, इन 3 लेटर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, तो हमारे पास यहां पर 6 डिफरेंट वर्ड्स बन गए जिसमें इन तीनों का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होगी, 6 होगी परमुटेशन। तो यानी नंबर ऑफ परमुटेशन की जो डेफिनेशन है, परमुटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए परमुटेशन। यानी जितने ऑब्जेक्ट आपके पास हैं उनमें से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लो या उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लो और उनसे जो हम अरेंजमेंट बनाएंगे उसी को बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन को जब हम डिनोट करेंगे तो कहता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर चूजन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसमें से कोई r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो, मान लो आपके पास कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं या 10 लेटर्स हैं, उसमें से आप 4 लेटर का एक वर्ड बनाना चाह रहे हो, तो उस केस में n हो गया आपका 10 और r हो गया 4। ठीक है, टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं और उसमें से आप कितने ले रहे हो। तो इससे जब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे या नंबर ऑफ वेज निकालेंगे या परमुटेशन निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से NPR। ठीक है, कैसे डिनोट कर रहे हैं, n ऊपर है इधर NPR, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट के अंदर PNR, यानी परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इफ आर टेकन एट ए टाइम। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज n एंड टेकन आर एट ए टाइम। एक बार में r ऑब्जेक्ट्स हम पिक कर रहे हैं, तो उस परमुटेशन को डिनोट करने का तरीका होगा NPR। ठीक, अब इसका जो फार्मूला होता है NPR का फार्मूला अगर हम करें तो फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास मान लो कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 ऑब्जेक्ट्स में से आपको कोई 8 ऑब्जेक्ट एक बार में लेने हैं, या 10 लेटर हैं आपके पास टोटल, आपको 8 लेटर्स का यूज करके कोई वर्ड्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 यानी 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे कि कितने आप वर्ड्स बना सकते हो, मीनिंग और मीनिंगलेस। उससे हमें कोई मतलब नहीं है मीनिंग है या नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि मीनिंग बनेगा या नहीं बनेगा, बस वर्ड्स हमारे बनने चाहिए। तो इस फार्मूले को हम यूज ऐसे करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास यहाँ फार्मूले हैं, अगर हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक, और n ऑब्जेक्ट्स में से हम सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं, n के n हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने कहा कि भाई हमें सारे यूज़ करने हैं, 10 लेटर हैं, 10 के 10 लेटर हमें यूज़ करने हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम फार्मूले के हिसाब से बात करें तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो ऊपर आया n फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो आपके पास आंसर आया इसका n फैक्टोरियल। तो यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आप वो सारे के सारे इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीधा सीधा फार्मूला लिख सकते हो। अगर मेरे को 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और 8 के 8 मुझे यूज़ करने हैं तो सीधा मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। तो प्रॉपर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसका फैक्टोरियल निकाल दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो हमने डिस्कस कर ही ली है, ये फार्मूला हो गया NPR का, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इसके अलावा यहाँ पर एक केस आता है हमारे पास कि जब परमुटेशन, आई थिंक यहाँ पर वो रह गया लिखना, आपकी जो बुक है उसमें जो सेकंड थ्योरम दे रखी है, ठीक है, उसमें दिया हुआ द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। जब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, NPR वाला, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब जो लेटर आपने या जो वर्ड आपने जो भी इसमें इस्तेमाल करने हैं, अगर आपने वो यूज़ कर लिया तो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज़, दो कंडीशन जो है यहाँ पर, ये r की जो वैल्यू होगी, r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n। r की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होनी चाहिए, n के इक्वल हो सकती है या n से छोटी होनी चाहिए। अब जो सेकंड थ्योरम है उसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड हो जाए, रिपीटेशन इज अलाउड, तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन है उसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन, यह आ जाता है n रेज टू पावर r। ठीक है, आपने n ऑब्जेक्ट यूज करना है, r बार यूज करना है, तो n रेज टू पावर r आ जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर ऑप्शंस फिल करोगे, मान लो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 में से आपको 3 का यूज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 10 रेज टू पावर 3। क्यों लिखेंगे, जब आप पहले वाले प्लेस के लिए आप कोई ऑप्शन निकालोगे, मान लो हमारे पास 10 लेटर्स थे, अब मेरे को पहला वाला प्लेस फिल करना है, तो उस 10 में से मैं कोई भी फिल कर सकता हूँ। जैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा था, पहला प्लेस है उसमें 10 के 10 में कोई भी फिल कर लूँ, और अगला जब मैं लेटर लूँगा तो उसमें भी ऑप्शन 10 के 10 रहेंगे। 10 के 10 क्यों रहेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो जितने लेटर स्टार्टिंग में थे उतने ही अवेलेबल रहेंगे, तीसरे प्लेस के लिए भी इतने ही लेटर अवेलेबल रहेंगे। तो टोटल 10 लेटर थे, लेकिन आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना था, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 रेज टू पावर 3। इसलिए यहाँ पर फार्मूला बनता है n रेज टू पावर r। कब होगा ये, जब रिपीटेशन अलाउड होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, रिपीटेशन अलाउड है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने परमुटेशन यहाँ पर समझी, वो सारी परमुटेशन क्या थी, उसको आप सिंपल परमुटेशन भी कह सकते हो, उसको आप लीनियर परमुटेशन भी कह सकते हो, कि जब हम उनको अरेंज कर रहे हैं तो एक लाइन के अंदर अरेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको एक सर्कल के अंदर अरेंज करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को सर्कल के अंदर अरेंज किया, मान लो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को हमने एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जिसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ लोग बैठे हैं तो उसकी अरेंजमेंट, और अगर वो लाइन में बैठे हैं तो उसकी अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। तो अगर वो राउंड टेबल में बैठे हैं तो कहता है द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग चूजन एट ए टाइम इज n-1। अगर हमारे पास n पर्सन है और उनको हमें बिठाना है, उनको ये परमुटेशन बनानी है कि किस तरह से वो बैठ सकते हैं, तो अगर जब हम लीनियर में बनाते हैं तो हम लिखते हैं सिंपल n परमुटेशन, ठीक है, यानी n फैक्टोरियल। और अगर हम उसको सर्कुलर अरेंजमेंट में बनाएंगे तो उसको हम लिखते हैं n-1। अब यहां पर ये -1 क्यों हो रहा है, इसकी बात हम समझ लेते हैं ताकि आपको फार्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अगर ये कहता है कि मान लो आपके पास 4 लोग हैं, A B C D ऐसे 4 लोग हैं, तो उनको हमने बिठाया एक सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर जब हम बिठाएंगे
तो अगर हम उसको कहें कि भाई एक अरेंजमेंट हमारा क्या बन रहा है, ए बी सी डी, ऐसे अरेंजमेंट बन रहा है। अगर मैं उसको कह दूं कि बी सी डी ए, ऐसे बन रहा है। अगर मैं कह दूं कि सी डी ए बी, अगर मैं कहूं कि डी ए बी सी, तो ये जो चार अरेंजमेंट बन रहे हैं ना, ये चारों के चारों एक ही अरेंजमेंट है, क्योंकि ये सर्कल में है, ठीक है, लाइन में नहीं है। लाइन में अगर ए इधर बैठा है, बी सी डी इधर बैठा है, तो आप डी के बाद ए को नहीं ले सकते, क्योंकि लाइन वहां पर खत्म हो गई। लेकिन सर्कल तो खत्म नहीं होता ना, सर्कल तो राउंड होता है ऐसे। तो अगर मैं यहां पर बिठा रहा हूं ए को, इधर बिठा रहा हूं बी को, इधर सी को, इधर डी को, तो मैं डी से स्टार्ट कर सकता हूं, डी ए बी सी, इस तरीके से। देखो यहां पर कुछ फिगर्स भी आपको यहां पर देख रही होंगी। तो यहां पर पहले ए बैठा है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। अगर मैं इस अरेंजमेंट को ए बी सी डी की जगह लिख दूं ऐसे डी ए बी सी, तो बात वही है। यहां पे लिख दें सी डी ए बी, बात वही है। यहां लिखें बी सी डी ए, बात वही है। वो जो अरेंजमेंट चार हैं, वो ये सारी की सारी अरेंजमेंट चार अलग अलग अरेंजमेंट नहीं है, ये एक ही अरेंजमेंट है। तो इसलिए जब हम सर्कुलर परमुटेशन निकालते हैं, सर्कल के अंदर हम बिठाते हैं किसी को, तो उसमें जितने भी एन पर्सन होंगे या एन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से एक कम करके फिर उसका फैक्टोरियल करना है, क्योंकि ये वाला जो एक अरेंजमेंट है हम उसमें से वो माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से फार्मूला बनता है उसका n-1। अब उसके बाद आगे दो फार्मूले, आपको एक फार्मूला और आगे समझा रखा है। ये कहता है कि दिस अरेंजमेंट आर सच दैट एवरी पर्सन हैज गॉट द सेम टू नेबर्स, द ओनली चेंज इज दैट द राइट साइड नेबर एंड द वाइस वर्सा। अब यहां पर एक पर्सन के पास, जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाते हो, तो उसके पास दो नेबर होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। बस इतना फर्क होता है कि एक राइट में एक लेफ्ट में, लेकिन दो नेबर्स तो उसके होंगे ही होंगे। तो अगर हमें निकालना है द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पर्सन अलोंग ए राउंड टेबल सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर, कि भाई किसी एक पर्सन के दो सेम नेबर नहीं हो सकते। अगर ये आपको निकालना है तो सीधा क्या करना है, हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। हाफ ऑफ जितना, मतलब जितने उसके अरेंजमेंट बनने थे उसके आधे कर देने। ऐसे ही मान लो आपके पास कोई एग्जांपल ही दे रखा है कि इन फॉर्मिंग ए नेकलेस और ए गार्लैंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज वी कैन सिंपली टर्न इट ओवर सो दैट क्लॉकवाइज बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास कोई एक हार है जिसके अंदर कुछ बीट्स वगैरह लगे होते हैं, तो आप उसको चाहे बीट्स को एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर लो या उसको पलट के क्लॉकवाइज काउंट कर लो, बात तो वो एक ही होगी। हेंस द नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड विद n बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इक्वल्स टू 1/2 n-1। इसलिए अगर हम नंबर ऑफ नेकलेस वहां पर निकालना चाहें कि n बीट्स है हमारे पास, और उससे नंबर ऑफ नेकलेस बनाएंगे हम अलग अलग अरेंजमेंट के, तो आएगा हाफ ऑफ n-1, ठीक है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी सर्कुलर परमुटेशन का सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक दो फार्मूले ऐसे ही करने हैं आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो लीनियर परमुटेशन हम कर रहे थे, वहां पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में बताता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उस n ऑब्जेक्ट्स में से आपको r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो आपको उसमें काउंट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई स्पेशल कंडीशन आपको दे रखी है वहां पर, तो हम क्या करेंगे, उसका जो परमुटेशन निकालेंगे तो वहां कर देंगे n-1 PR, यानी जो n ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेना। जैसे मान लो आपके पास कुछ डिजिट्स दे रखी है 0 1 2 3, ये डिजिट दे रखी है और आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो जो पहले वाली डिजिट है उसमें आप 0 को रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने पहले 0 रख दिया तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो वहां पर जब हम उसकी परमुटेशन निकालेंगे तो उसमें से हम एक 0 को वहां से कम कर देंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट कम कर देंगे। तो उस प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, 4 नहीं रहेंगे। उस प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड में कहता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन एनी अरेंजमेंट इज r इंटू में n-1 PR-1। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जब आपको परमुटेशन बतानी है, r ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा अरेंजमेंट के अंदर इंक्लूड करना है। एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसा होगा जो हर अरेंजमेंट में आएगा ही आएगा, तो आप क्या करेंगे वहां पर n-1 PR-1, n-1 कम कर देंगे, और जो r आप ले रहे थे ना उसमें से भी एक कम कर देंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो आपका हमेशा यहां पर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो वो ऑब्जेक्ट आपने वहां से कर दिया कम। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है परमुटेशन व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट ए टाइम।
अगर जब हम परमुटेशन निकालते हैं तो कुछ चीज़ें कई बार कुछ क्वेश्चन के अंदर ना एक जैसी होती हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा होता है, कोई डिजिट रिपीट कर रहा होता है, कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा होता है। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो उसके जब अरेंजमेंट आप निकालेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, जितने आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे n फैक्टोरियल, वो हम यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, मतलब जो ऑब्जेक्ट सेम तरह के हैं उनके फैक्टोरियल से आप नीचे डिवाइड कर देंगे। अगर हम एक वर्ड लेते हैं यहाँ पर, मान लो एक वर्ड लेते हैं हम स्कूल। अब स्कूल के अंदर जब आप देखोगे तो यहां पर ओ रिपीट कर रहा है 2 बार। तो जब आप इसके अरेंजमेंट निकालोगे तो टोटल आपके पास 6 लेटर है, तो आप लिख दोगे 6 फैक्टोरियल। और डिवाइड में क्या करोगे, डिवाइड में आपके पास ये 2 ओ जो है ना 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अगर हम एक वर्ड लेते हैं इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। अब इस 9 के अंदर से आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। टी रिपीट हो रहा है यहां पर 3 बार, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। और अगर कुछ रिपीट हो रहा होगा तो फिर वो आगे फैक्टोरियल में और आ जाएगा। तो जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो जितनी बार रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना, उनका टोटल नहीं करना है, ठीक है। 2 और 3 5 का 5 फैक्टोरियल नहीं करना है, 2 फैक्टोरियल अलग, 3 फैक्टोरियल अलग। उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो उससे आपके पास इसकी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि परमुटेशन व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड वंस ट्वाइस अप टू r टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट, कि जब आप कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जब परमुटेशन आप बना रहे हो तो उसमें एक चीज एक बार रिपीट कर रही है, दूसरी 2 बार रिपीट कर रही है, तीसरी 3 बार रिपीट कर रही है, तो उसका जब आप फार्मूला लेंगे तो आ जाएगा n⁻⁻r। ठीक है, ये रिपीटेशन वाला जो केस था हमारे पहले किया हुआ है उसी की तरह है ये केस। तो ये सारे इसके अंदर कंसेप्ट था। तो अब इसके अलावा हम बात करते हैं आगे कॉम्बिनेशन की। तो देखो परमुटेशन में हमने पढ़ा कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं, कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करके ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें जो ऑर्डर होता है उसका वो मैटर करता है। और ऑर्डर मैटर करने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना रहे हो या टोटल नंबर्स बना रहे हो या कुछ और कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो उसमें ऑर्डर मैटर करने की वजह से जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हम काउंट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन उसमें परमुटेशन में करे थे कि हमारे पास 4 पोस्ट खाली हैं, एक में हमें प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, एक में वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, ट्रेजरर सेलेक्ट करना है। इस तरह से हमने परमुटेशन वहाँ पर निकाली, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि भाई आपने अगर जो वाइस चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया या चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया, आप उसको ट्रेजरर नहीं बना सकते, आप उसको सेक्रेटरी नहीं बना सकते, तो वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई आपके पास 20 आपके पास जो मेंबर हैं उसमें से आपको 5 एम्प्लॉयज़ चूज़ करने हैं, कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं दी, बस 5 एम्प्लॉय हमें चूज़ करने हैं। अब मैं 5 एम्प्लॉय जो चूज़ करूँगा तो मैं ए को चूज़ कर लूँ या बी को चूज़ कर लूँ या सी को चूज़ कर लूँ या डी को करूँ या ई को करूँ। तो मैंने कैसे चूज़ कर लिए 5 एम्प्लॉय, मैंने पहले ए को चूज़ कर लिया, फिर मैंने बी को चूज़ किया, पहले ए को कर लिया, फिर बी को कर लिया, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। तो ये अब मेरी कंपनी में 5 एम्प्लॉय हो गए। अगर मैं चूज़ ऐसे कर लेता, मैं पहले बी को चूज़ कर लेता, फिर सी को कर लेता, फिर ई को कर लेता, फिर ए को, फिर डी को, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता? 5 एम्प्लॉय ए बी सी डी, जिनके नाम ए बी सी डी हैं, वो 5 एम्प्लॉय पहले भी थे और वही 5 एम्प्लॉय बाद में भी हैं। उसमें चाहे मैंने बी को पहले सेलेक्ट किया या पहले डी को सिलेक्ट किया या पहले ई को सिलेक्ट किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का जो हम ग्रुप बनाएंगे, मैं कहूँगा कि भाई मेरे 5 एम्प्लॉय ये हैं। अगर मैं दूसरी कंडीशन लूँगा तब भी तो मैं कहूँगा कि मेरे 5 एम्प्लॉय यही हैं, उनके चेहरे तो बदल नहीं जाएंगे, जो उनके नाम है ए बी सी डी, उनके नाम वही के वही रहेंगे। तो यानी ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है वहीं पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज for selected from a collection of things where the order of selection or arrangement is not important। ठीक है, जहां पर सिलेक्शन करने में या अरेंजमेंट करने में ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बस दोनों में सबसे मेन डिफरेंस यही है। तो कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। कॉम्बिनेशन वहां लगाएंगे जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप अपने स्कूल में मान लो कोई आपको एक टास्क दिया,
कि आपको कोई एक प्ले करना है, उस प्ले के लिए आपको 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है या 5 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन करना है। अब आप सिलेक्शन जब करोगे तो वही वाली बात है कि चाहे आप पहले आप ए को सिलेक्ट कर लो, चाहे बी को कर लो, चाहे जेड को सिलेक्ट कर लो, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, आपको उस प्ले के लिए 11 बच्चों को सिलेक्ट करना है। वो 11 बच्चे आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 11 की टीम चाहिए, वो 11 की टीम आपको मिल जाएगी, चाहे आपने 11वें वाले को पहले सिलेक्ट करा हो, चाहे पहले वाले को बीच में सिलेक्ट करा हो, चाहे बीच वाले को लास्ट में सिलेक्ट करा हो। तो ऑप्शंस जो आप वहाँ पर चूज करोगे, वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर लगाना है आपको कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दोनों में मेन डिफरेंस है, बस यही चीज़ ध्यान रखना। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होता ऑर्डर वाला, वो हमेशा परेशान रहता है कि क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे आपको, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नज़र ही नहीं आएगा। आप वहाँ परेशान हो जाओगे कि यहाँ कॉम्बिनेशन लगाया जाए या फिर परमुटेशन लगाया जाए। तो अब बात करते हैं इसके जो फार्मूलाज हैं उसके बारे में। ये कहता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। अगर आपके पास कोई n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप एक बार में r ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो, जैसे हम परमुटेशन में लेते थे वैसे ही, टोटल आपके पास n है और उसमें से एक बार में आपने r ऑब्जेक्ट्स को लिया, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको डिनोट करेंगे NCR, इस तरह से NCR, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो C ऐसे लगाया NR। ठीक है, जैसे परमुटेशन में लिखते थे सेम, बस यहाँ पर C आ जाएगा, बाकी लिखने का तरीका वही रहेगा, लेकिन जो फार्मूला है वो चेंज है। फार्मूला वो नहीं होएगा जो परमुटेशन में था। फार्मूला क्या बनेगा NCR का, इसका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इतना तो परमुटेशन में भी था, एक काम और करना है हमें, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और करना है, तो ये NCR का फार्मूला होगा। ठीक है, तो NCR का फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिससे आपके क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि NCR और NCN माइनस R, अगर ये दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दिए नहीं है, होते हैं, NCR और NCN माइनस R, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो कोई एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, छोटे एग्जांपल ले लेते हैं, n की जगह ले लेता हूँ 3C2, r की जगह हमने ले लिया 2, n की जगह ले लिया 3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है n माइनस r, यानी 3C3 माइनस 2। तो क्या इन दोनों की वैल्यू ये कह रहा है कि बराबर आएगी? तो यहाँ से चेक भी कर लेते हैं बराबर ये कैसे आ रही है। तो 3C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल। जो फार्मूला था कॉम्बिनेशन का उसके हिसाब से पहले n फैक्टोरियल होता है, फिर n माइनस r, फिर उसके बाद r फैक्टोरियल। 3C3 माइनस 2 को अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 3C1। अब इसका सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और फिर उसके बाद 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है आपका, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल, इधर से 1 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसका मतलब NCR और NCN माइनस R, ये दोनों हमेशा इनकी वैल्यू बराबर होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें बता रहा आपको कि n प्लस 1 CR इज इक्वल्स टू NCR प्लस NCR माइनस 1। ठीक है, n प्लस 1 CR है यहाँ पर, तो इसको आप दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हो, NCR और NCR माइनस 1। इसको भी अगर आप चेक करोगे कोई वैल्यू डाल के तो ये दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड में कहता है कि NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप कुछ भी लिखोगे, यहाँ पर n की जगह आपने 10 लिखा, 10C0, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अगर आप लिखते हो NCN, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही आएगी। आप लिखोगे 10C10, तो इसकी वैल्यू भी 1।
यानी 10C0 लिखो या 10C10 लिखो या कुछ भी और रहो, 20C20 या 20C0, आंसर हमेशा इनका 1 ही आएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूले से। इसके अलावा दो चीज़ें और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि NC1 ये हमेशा n के बराबर रहेगा और NCn-1 ये भी हमेशा n के बराबर रहेगा। यानी अगर मैं लिखता हूँ 10C1 तो इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही आएगी, और अगर मैं लिखता हूँ 10C9 तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 10 ही आएगी। उसके अलावा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसमें n+1CR ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में दोबारा रिपीट हो गई यहाँ पर। 6 में कहता है NPR इक्वल्स टू n-1PR प्लस r⁻n-1 PR-1। ये पावर में नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे है n-1 PR प्लस में r इंटू n-1 PR-1। इसका यूज़ वैसे हम बहुत कम करने वाले हैं, कोई ज़्यादा इसका यूज़ ऐसा है नहीं, ठीक है। इनके अलावा, इन सारे रिजल्ट्स के अलावा एक रिजल्ट और हमारे काम का है। ये रिजल्ट होता है NCA इक्वल्स टू NCB। अगर यहाँ पर n दोनों का सेम है तो इस n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस n की वैल्यू A प्लस B के बराबर होगी। ये रिजल्ट बहुत से क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। अगर n दोनों का सेम है तो n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो n की वैल्यू होती है A प्लस में B। तो ये सारे फार्मूले जो भी हमने डिस्कस करिए इन सब का यूज़ करेंगे।